हेलो बच्चों, अपन चैप्टर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। बोथ्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस देखी थी। उसमें अपन ने देखा था हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेनली SN1 SN2 मैकेनिज्म। आज अपन स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन से हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन्स एलिमिनेशन रिएक्शन कब शो करते हैं? जब हेलो एल्केन के अंदर जो बीटा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो जब भी हेलो एल्केन के अंदर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और अगर हम उसके अंदर बेस डालते हैं तो एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होकर के एल्कीन दे देता है। देखें कैसे। सो वी हैव दिस हेलोजन एटम ओवर हियर इन एल्किल हैलाइड और यहाँ पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये एक बेस है आया, उसने क्या करा, इस हाइड्रोजन को नैब कर लिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड पोजीशन पे आ जाएंगे और ये हेलोजन एटम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बेस कैसे हो सकते हैं? जैसे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना, अगर एक्वस KOH है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और अल्कोहलिक KOH अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बनाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत बार चेक करी हुई है, खूब बार बोर्ड्स के अंदर, अल्कोहलिक KOH या फिर एक्वस KOH। तो अल्कोहलिक KOH के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, एलिमिनेशन, और एक्वस KOH के अंदर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन मिल जाएगा। अलॉन्ग विद बेस ने हाइड्रोजन दिया तो BH एंड X माइनस हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। तो सबसे पहले है हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज मस्ट। जब भी ये हीट करा जाता है विथ अल्कोहलिक KOH और एनी अदर स्ट्रॉन्ग बेस तो ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है और हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन हटा है, जो प्रोटॉन गया है, वो बीटा पोजीशन से हटा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन गया है और एक हेलोजन गया है। सो दिस इज बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज साइटसेफ रूल। ओके, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू साइटसेफ रूल। ठीक है, इसको लिखा ऐसे जाता है, प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड एल्कीन इज फॉर्म्ड विथ more number of alkyl groups, यानी more substituted alkene is formed as major product। अगर कहीं पे conflict है, दो टाइप की alkenes बन सकती है, यानी दो बीटा हाइड्रोजन अलग अलग प्रेजेंट है या तीन अलग अलग प्रेजेंट है, तो उनमें से वो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यानी जिस एल्कीन, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इस चीज को बहुत बार बोर्ड्स में टेस्ट कर लिया जाता है। कैसे? आपको 3-4 रिएजेंट्स दे दी जाते हैं, 3-4 एल्किल हैलाइड दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इनमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका ज्यादा होगा, तो वो कंपाउंड का ज्यादा होगा जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बने। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको। यहां पे मेरे पास ये रहा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इज गिवन एज 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने बीटा हाइड्रोजन है, एक तो ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो डबल बॉन्ड है अपना, वो डबल बॉन्ड जो है वो इधर भी आ सकता है और डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, तो जब यहां पे आएगा तो ये बनेगा अपना 2-पेंटीन और जब राइट हैंड साइड में आएगा तो अपने बनेगा 1-पेंटीन। ठीक है, 1-पेंटीन, पेंट 1 इन।
ठीक है। तो साइटसेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। दोनों जगह देखो, यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है डबली बॉन्डेड कार्बन से, और यहाँ अगर मैं देखूं तो डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट विल बी पेंट-टू-ईन। ठीक है, फिर से अपन देख लेते हैं साइटसेफ रूल क्या कह रहा है। इन डी hydrohalogenation reaction, the preferred alkene is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbons। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जितनी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। आंसर लाई करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, जो कि आप 11th क्लास में देख चुके हो कि एल्कीन्स के अंदर जितने ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे डबली बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन पे, वो उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई भी नहीं पूछेगा, बट देन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर 2-3 अलग अलग हेलो एल्कीन दे दिए जाएंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ज्यादा जाएगा इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो वो जाएगा जिसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे अपन एल्कीन तो वो उतनी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, यानी उस पर उतनी ही ज्यादा डबली बॉन्डेड कार्बन से एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, 2 बोर्ड्स के अंदर इस पे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट देन दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लाइन का मतलब बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको करना आना चाहिए फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट बोर्ड्स। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, इट इज अ रेस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर अपन देखें तो एलिमिनेशन में भी 2 मैकेनिज्म होते हैं, E1 एंड E2, नॉट फॉर द बोथ्स, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN1 एंड SN2, सो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, और जो कंडीशन फेवरेबल होती है उसके अंदर प्रोडक्ट बन जाता है। पर हमें तो यही ध्यान रखना है कि भाई अगर अल्कोहलिक KOH है बोर्ड्स के हिसाब से तो हमारे पास एलिमिनेशन होगा, और अगर एक्वस KOH है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, रिग्नार्ड रिएजेंट जब अपन अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्रिपरेशन मेथड में काम आएगा रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल्स बनाने के। अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनता है, अल्किल हैलाइड से हमारे पास रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे आता है। तो रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या, जहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करे। तो रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, अल्किल हैलाइड में जब अपन मैग्नीशियम मेटल डालते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच इज RNGX, यानी अल्किल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, वो बॉन्डेड है हैलाइड के साथ, एंड दैट क्लास ऑफ कंपाउंड इज नोन एज रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड and it is of form RMgX, alkyl magnesium halide। ठीक है, तो ये अपना रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी रिएक्शंस कराने में काम आता है। ऑर्गेनोमेटेलिक और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे लिथियम के साथ भी बॉन्ड करता है कार्बन, बट अपने जो सिलेबस में है दैट इज मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, एंड दैट इज यूज्ड इन वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो बनता कैसा है अपने पास, मेरे पास ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड के अंदर अपन जब मैग्नीशियम मेटल ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड मैग्नीशियम मेटल इनटू दिस, ठीक है, और ड्राई ईथर, यानी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अभी अपन रीजन देखेंगे कि क्यों मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, व्हाई इट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड्स कि रिग्नार्ड रिएजेंट में मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड है, उसमें अपन ने मैग्नीशियम मेटल डाला और ड्राई ईथर लिया है अपन ने सॉल्वेंट, तो अपने को मिलेगा RNGX। ठीक है, CH3 CH2 Mg Br, कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये RMg वाला बॉन्ड है ये कोवलेंट होता है बट हाईली पोलर, और मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है
वो यहाँ पे आयनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है। CX बॉन्ड इज कोवेलेंट, CMG बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड हाईली पोलर, और MgX बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब RMgX जो होता है ये रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज हाईली रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ, इसको जहां कहीं पे भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन दिखेगा ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोकार्बन देगा, ठीक है। अब सोर्स ऑफ प्रोटॉन कैसे हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी जहां कहीं से भी H+ मिल सकता है, जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है और वो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, तो वहां पे रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो अपन इसको देख सकते हैं ऐसे भी कि ये हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है। इसको अदर वे राउंड भी देख सकते हैं, या फिर ऐसा देख सकते हैं कि भाई रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी मत डालो, मॉइस्चर से दूर रखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके अंदर मॉइस्चर डाल दिया तो रिग्नार्ड रिएजेंट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, ओके। तो ये रहा RMgX plus water, any source of proton will give hydrocarbon. Therefore, it is necessary to avoid moisture from Grignard reagent. जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड्स में काफी बार रिपीट होता है, why Grignard reagent must be prepared in anhydrous conditions. क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर आएगा तो वो सोर्स ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दे देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर मेटल इन्वॉल्व है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। इसके वेरिएशन देखेंगे अपन 2 और। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? एल्किल हैलाइड लो, उसमें सोडियम मेटल डालो और आपके जितने कार्बन थे एल्किल हैलाइड में उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन का हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ये क्लास 11th के अंदर भी आई हुई रिएक्शन है, तो इसको अपन फटाफट से देखते हैं, ओके। तो मेरे पास RX है, इसमें अपन ने सोडियम मेटल डाला और RR बन गया। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन जो इससे मिला है अपने को वो क्या होगा? इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर होगा, क्यों? क्योंकि R और R डबल हो गया, ऑब्वियसली इवन नंबर। मीथेन के नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्वियस रीजन, क्यों? क्योंकि डबल मिल रहा है अपने को जो भी अपन ने अल्किल हैलाइड लिया है, ठीक है। सोडियम मेटल आपको याद रखना है कि सोडियम मेटल इसके अंदर डाला गया है तब ये हो रहा है, ठीक है। अब इसी का वेरिएशन वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या होता है? व्हेन अल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास एरिल हैलाइड है, इसके अंदर अपन ने सोडियम मेटल डाला और एल्किल हैलाइड लिया है और ड्राई ईथर का अपन ने एनवायरनमेंट लिया है, सोल्यूशन लिया है। तो ये क्या हुआ? ये जो अपने पास X और ये जो X है ये सोडियम के साथ अटैच होकर के NaX बाहर निकल गया और एरिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ करके अपने को ये कंपाउंड दे देंगे, ठीक है। तो जैसे आ जाता है बहुत बार कि व्हाट विल हैपन जब मैंने एल्किल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथिल क्लोराइड के साथ सोडियम मेटल के अंदर करी, तो अपने को मिल जाएगा टोलुइन। दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड्स, ओके। अब अपन देखते हैं फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? सेम वही रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ है, लेकिन यहाँ पे अब जो दोनों अपने पास कंपाउंड है एल्किल हैलाइड जिसे अपन बोल रहे हैं, यहाँ पे दोनों एरिल हैलाइड होंगे, ठीक है। दोनों ही एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़े हुए होंगे दोनों में ही, तो अपने को अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपने पास एरिल हैलाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और अपने को यहाँ पे ये डाइफिनिल मिल गया। अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ठीक है मैंने क्लोरोबेंजीन ली, उसमें सोडियम मेटल डाला, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डाइफिनिल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में काफी बार रिपीट हो जाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखनी होती है एंड यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाई है उसके नीचे प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये कुछ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो काफी बार रिपीट हुए हैं। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन यानी इथेन में कितना है? 2 कार्बन एटम क्लोरोइथेन, उससे मुझे ब्यूटेन बनाना है, तो क्लोरोइथेन में आप सोडियम मेटल डाल दो, डबल हो जाएगी चेन और अपने को ब्यूटेन मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिथिल क्लोराइड, वी विल गेट टोलुइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स के अंदर अपन देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं। अगर हो सकती है
तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स। पहली बात जो क्वेश्चन इसके अंदर कॉमन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलोअरीन्स के अंदर है वो काफी मुश्किल से होती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स। ठीक है, तो अपन रीजन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, यहाँ पे जो हेलोजन एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं। अब सिंस ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है उसकी वजह से कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है हेलोअरीन्स के अंदर वो स्ट्रांग हो जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, और यही रीजन है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हेलोअरीन्स के अंदर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो छोटा क्यों होता है, बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है, तो उसका भी आंसर वन ऑफ द रीजन इज दिस, क्योंकि उसमें वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, दूसरा रीजन डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक अपन ने हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस देखी थी। हेलो एल्केन्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी s कैरेक्टर जो है उसके अंदर 25% है, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं, यानी s कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इट कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड मोर एफिशिएंटली। ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये हो गए 2 रीजन। तीसरा रीजन कि भाई हेलोजन टूटेगा ही ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से। अगर सेल्फ आयनाइजेशन की बात करें अपन तो हेलोजन टूटा और फिनिल कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, नाउ दैट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसकी वजह से जो SN1 मैकेनिज्म है वो तो उसकी तो पॉसिबिलिटी ही रूल्ड आउट हो गई। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। चौथा रीजन रिपल्शंस। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। रिपल्शंस कैसे, रिपल्शंस अपन देखते हैं कि ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, सो दिस इज द बेंजीन रिंग जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली जब ये इसके पास आकर के अटैक करना चाहेगा तो देयर विल बी रिपल्शंस, और रिपल्शंस की वजह से ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या है, ये एक ये मान लो कि इसका एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहां पे हेलोजन एटम हट करके हेलोअरीन्स में एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पे मुश्किलों से हो रहा है। फिर अपन कुछ देखेंगे कि क्या ऐसी अपन रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दे जिसकी वजह से ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स के अंदर होने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को डाउस रिएक्शन भी बोलते हैं। मेरे पास ये हेलोअरीन्स है, हेलोअरीन है, इसके अंदर मैंने NaOH डाला। ठीक है, लुक एट द रिएक्शन कंडीशन, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, इन दैट रिएक्शन कंडीशन ये OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक करता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है और अपने को फिनॉल मिल रहा है। ठीक है, अब जब इस हेलोअरीन के अंदर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। इट फेलिसिटेट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ऐसा क्यों होता है, वो आंसर लाई करता है मैकेनिज्म में। ठीक है, यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं, राइट, जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, अगर ऑर्थो और एक
एक ऑर्थो और एक पैरा पे है तो और भी कम, और तीनों ही पोजीशन यानी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो सिंपली आप इसको वार्म वाटर के साथ भी गर्म करोगे तो जो Cl हट करके OH आ जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो मैकेनिज्म पे लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पैरा आइसोमर लिया हुआ है और एक ऑर्थो आइसोमर लिया हुआ है, ठीक है। जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे आ गए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो इट्स इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है उस कार्बन पे आ रहा है जहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है इट इज मूविंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड रहते, ठीक है, ये पैरा आइसोमर है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें जो ये अपना ऑर्थो आइसोमर है यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे जिससे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो डिस्पर्जन होगा चार्ज का, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, जब भी चार्ज डिस्पर्स होगा सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज दी स्टेबिलिटी, ठीक है। और फाइनली जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो लुक एट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज एट ऑर्थो पैरा और फिर से ऑर्थो। मेटा पोजीशन पे तो गया ही नहीं नेगेटिव चार्ज, मेटा पोजीशन पे गया ही नहीं। अब जब वहां गया ही नहीं तो नाइट्रो ग्रुप का उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है why does NO2 group show it effect at ortho and para position and not at meta position while conversion of chlorobenzene to phenol, ठीक है। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं अपन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन आयन बना है इंटरमीडिएट उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसको स्टेबल कर देता है। लेकिन मेटा पे सिंस वो कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो जाता ही नहीं है तो वो किसको स्टेबल करेगा, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। ये तुम्हारे नोट्स में है लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। Now next is electrophilic substitution reaction. So these reactions are same as जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्या क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर जो पढ़ी थी? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के अंदर भी वही सारी रिएक्शन होगी, लेकिन सिंस पहले बेंजीन रिंग पे हो रही थी तो कहीं पे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब अगर हेलोजन या कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अब इलेक्ट्रोफाइल किस जगह आएगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो एटम या ग्रुप अटैच्ड है वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर अपने पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है इलेक्ट्रोफाइल जिससे अपन बोलते हैं, ये कहाँ अटैक करेगी? ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। हेलोजन क्या शो करते हैं? दे शो प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज अगर देखो बेंजीन रिंग के अंदर तो वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है इट विल अटैच इटसेल्फ एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, सब्स्टिट्यूट कर देगा, वहां पे जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। तो अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा, वहां पे आके अटैच होगा और बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो ये आपने को ध्यान रखना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है जिसकी वजह से, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। सो ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस, दैट मींस इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। नाउ रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। हेलोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं एंड दे शो माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये ओवरऑल बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो हेलोजेंस होते हैं दे आर डीएक्टिवेटिंग
बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक। डीएक्टिवेटिंग क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अगर उससे अपन कंपेयर करें तो हेलोअरीन्स के अंदर वो धीरे होती है, बट बिकॉज ऑफ देयर प्लस आर इफेक्ट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं हेलोजिनेशन। अब इनमें 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क के कैसे? देयर विल बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो 1 मार्क का होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, या तो आपको दे देंगे कि क्लोरोबेंजीन है, उस पर नाइट्रेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, या क्लोरोबेंजीन से आपको उस पर एसिटिल ग्रुप कैसे अटैच होगा, तो ये सारी रिएक्शन आ जाती है। तो ये मान लो कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन नहीं होगा तो ब्रोमोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन पे ब्रोमिनेशन करने वाली चीज होगी, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन के लिए वी नीड लुईस एसिड, FeCl3 या फिर AlCl3, और जो हेलोजन है, जो हेलोजिनेशन हो रहा है, दैट विल गेट अटैच टू ऑर्थो और पैरा पोजिशन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा पे होता है। क्यों? ऑब्वियसली ऑर्थो पे देयर विल बी स्टेरिक रिपल्शंस, तो मेजर जो होता है वो पैरा पोजिशन पे होता है। ठीक है, जब भी रिएक्शन आए यू ऑलवेज हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो नेम जरूर लिखना है आपको। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको नीचे नेम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना। ओके, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहाँ पे HNO3 जो होता है वो बेस के जैसे वर्क करता है एंड H2SO4 एक्ट्स एज एन एसिड, और जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वहां यहाँ पे, दैट इज NO2+। ठीक है, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और अपने को ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली अगेन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेम लिखना अपने को जरूरी है जब भी रिएक्शन अगर पूछे जाए। ठीक है, नाइट्रेशन करना हो क्लोरीन का, हो सकता है तुमको कंपाउंड का नाम दिया हुआ क्लोरोबेंजीन, कि जब अपन HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो आंसर इज नाइट्रेशन। तुमको बस ये देखना है कि ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्थो पैरा पे है या मेटा पे है। ऑर्थो पैरा पे है तो क्लोरोबेंजीन से आप नाइट्रो ग्रुप लगाओगे, और अगर ये मेटा पे होगा तो पहले आप स्टार्टिंग चीज अपना नाइट्रोबेंजीन लोगे और उस पे हेलोजिनेशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर आप ओलियम ले सकते हो। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। ठीक है, सल्फो, तो यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। फिर से वही यहाँ पे दिस शुड बी, I'll erase this, this should be SO3H, this should be SO3H, SO3H। ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर देयर कैन बी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर यू कैन टेक हेलोअरीन और अपन साथ में लेंगे एसल हैलाइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, या कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेम वही रिएजेंट्स जो अपने क्लास 11th में अपन ने देखे थे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, इस बॉन्ड को पोलराइज कर देता है और ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। सो वी गेट 2-chloroacetophenone और 4-chloroacetophenone। ऑब्वियसली पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर है। नाउ दिस इज अगेन वेरी कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन, दैट हाउ विल यू prepare 4-chloroacetophenone from chlorobenzene? So answer is फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर ये क्लोरोटोलुइन बन जाएगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये जो एल्किल ग्रुप है दैट विल गेट अटैच टू दी ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को वही जो रिएजेंट है, जो अपना कैटलिस्ट है वो एनहाइड्रस AlCl3 लेना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ना ऑब्वियसली पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेन सारी जो रिएक्शंस है अपनी बोर्ड्स के हिसाब से जितनी अपने को तैयारी करनी चाहिए थी वो सारी अपन ने प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे अपन ने सारा डिस्कस कर लिया है। अब जो कुछ पोर्शन है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स,
ठीक है, ये बोर्ड्स में अभी इस साल हटा दिया है, ठीक है, बट स्टिल वी विल गो थ्रू दिस, या फिर तुम खुद भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगी, दो दे आर नॉट इन दी बोर्ड्स फॉर दिस टाइम, ठीक है, बट स्टिल ये नोट्स के अंदर है, यू कैन गो थ्रू दीज कंपाउंड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेरे को डिस्कस करना है दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर एक जो क्वेश्चन जो काफी कॉमन था अभी तक बोर्ड्स में जो आता था कि क्लोरोफॉर्म को अपन को एक टाइट डार्क बॉटल में क्यों रखना चाहिए, ठीक है, क्यों, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इज slowly oxidized by air in the presence of light, जिसकी वजह से उसको क्या करना है, एयर से भी दूर रखना है और लाइट से भी दूर। क्यों, क्योंकि एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस जिसे अपन बोलते हैं फॉस्जीन गैस बन जाती है, देयरफॉर इट शुड बी क्लोज्ड इन डार्क बॉटल, ठीक है, डार्क कलर्ड बॉटल के अंदर उसको क्लोज रखना चाहिए। दिस इज पॉइजनस गैस फॉस्जीन COCl2, ठीक है। बाकी यू कैन गो थ्रू दी नोट्स, नोट्स में से देख सकते हो बाकी सारे इन सब के कंपाउंड। और एक ये DDT का स्ट्रक्चर, ये भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, जी और नीट के हिसाब से भी पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है, ये बाकी सारी हिस्ट्री तो तुमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखी होगी कि इसका क्यों यूज़ करते थे अपन एज ए इंसेक्टिसाइड्स, और फिर क्या हुआ था World War II के टाइम, और फिर क्यों इसका यूज़ बंद हो गया है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दो दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस दिस टाइम फॉर बोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, बता दिया मैंने तुमको, ठीक है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनका प्रिपरेशन मेथड, कैसे अपन इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली हेलोएरीन्स हेलोएल्केन्स की, ठीक है। तो अपने बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखो। मेरा जो लेक्चर है इसमें मैंने तुमको हर पॉइंट पे बताया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टिल इट्स हाईली सजेस्टेड कि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस देख करके जाओ, उसको जब देख करके जाओगे तो अपने आप दिमाग में उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाओगे, तुमको पता लग जाएगा। और कोई भी डाउट हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यू कैन आस्क, ठीक है। एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, see this, we have 2 bromopentane, 2 bromomethylbutane and 1 bromopentane, ठीक है। तो तुमको बताना होता है, क्वेश्चन जैसे काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसी का वेरिएशन है, इसलिए मैंने सारे ईयर्स लिख दिए हैं, जो रिसेंट 5 ईयर्स हैं उसमें क्या क्या वेरिएशन थे वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट इसी के कुछ पार्ट्स थे कि तुमको इसमें से बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या है। तो आई विल गिव यू हिंट, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, जिसमें तुमको एक कार्बन ऐसा मिल जाए जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, यानी मान लो उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथिल ग्रुप है, एक हेलोजन है, एक इथिल ग्रुप है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो वो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। फिर तुमको ये बताना है कि इनमें से SN2 की तरफ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर SN1 की तरफ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो SN2 वो जो लेस स्टेरिकली हैंडल्ड हो, यानी 1 डिग्री हो, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री बिल्कुल SN2 में नहीं जाता है, और SN1 में तुमको उल्टा देखना है कि कहीं भाई 3 डिग्री तो नहीं है, कहीं एलाइलिक हैलाइड तो नहीं है, कहीं बेंजाइलिक हैलाइड तो नहीं है, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन, तो तुमको देखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन रही है अकॉर्डिंग टू ज़ाइत्सेव रूल। तो इस टाइप की चीजें तुमको देखनी है। कुछ बच्चों ने मेरे को पर्सनली मैसेज भी किया है कि भाई ये सारे जो नोट्स हैं, इज दिस इनफ फॉर बोर्ड्स। यस, दीज आर इनफ एंड कंप्लीट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुमको, ये सफिशिएंट है, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आराम से 95 प्लस स्कोर करोगे तुम अपने बोर्ड्स के अंदर इफ़ यू गो थ्रू दीज नोट्स केयरफुली। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बार बार सुनो, देखो मैंने कहाँ कहाँ पे बताया कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड्स का क्वेश्चन बन सकता है, उसको आराम से सुनो एंड जस्ट गो थ्रू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कोई भी डाउट हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ लो, यू कैन ऑब्वियसली सेंड मी मैसेजेस, ठीक है। सिंस आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी नोट्स, तुमको नोट्स मिल जाएंगे डिजिटल फॉर्मेट में, यू कैन गो थ्रू दैट, PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ओके। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज अल्कोहल फिनॉल्स, वो नेक्स्ट अपन लेक्चर में करेंगे स्टार्ट, ओके। बाय बच्चों।